हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हमारे ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रावत जी। सुरेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली में जन्मे हैं और साहित्यकार हैं, दोहाकार हैं, कहानीकार हैं, कुंडलीकार हैं, लेखक हैं और एक पब्लिकेशन भी चलाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रावत जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रजापति जी और बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्न आपकी तरफ एक रखते हैं, उसका हमें जवाब हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक बैठे हुए हैं आपके जवाब के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी जानकारी को, आपके ज्ञान का भंडार को ग्रहण करने के लिए बड़ी बेताब हैं, बड़े ही बेचैन हैं। प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी आपकी दिल्ली में ही, तो जो आपका साहित्यिक जो लगाव था, जो साहित्यिक जो आपका माहौल था, वो आपको कैसे शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है और पुरानी यादों की तरफ ये प्रश्न मुझे ले गया है जी। मैं जब कॉलेज के समय में था तो कॉलेज के समय में मुझे साहित्य की तरफ मेरा रुझान हुआ था जी। और हमारे जो कॉलेज की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें भी मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई थी और उन दिनों हिंदी की कुछ साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं आती थी। उनमें भी मेरी कुछ पत्रिकाओं में मेरी कविताएं आदि का संकलन हुआ और उनका प्रकाशन हुआ जी। लेकिन उसके बाद फिर एक समय आया जब, जैसा कि आम होता है जी जी, कि आप रोजी और रोटी के चक्कर में पड़े। जब आप रोजी और रोटी के चक्कर में पड़े तो साहित्य कहीं पीछे रह गया जी। और तो फिर कई वर्षों तक साहित्य से हम विमुख रहे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा आप धरातल पर आए, थोड़ा सा सेटल हुए, जब थोड़ा सा परिवार एक सतह पर आया, तो उसके बाद फिर वही जो दबी हुई उमंगें थी जी, वो उमंगें फिर दोबारा से बाहर। क्या बात है, क्या बात है। और फिर हमने सोचा कि ऐसी उम्र में ये सब हुआ जब हमें किसी प्रसिद्धि की और किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं रह गई थी और अब हमने जो कुछ कहना था वो अपने दिल की बात लोगों तक लानी थी। तो इस साहित्यिक एटीट्यूड के साथ, इस सोच के साथ फिर हमने अपनी साहित्य रचना दोबारा से शुरू की। वाह वाह, बहुत अच्छा आपका सफ़र रहा। आपने बताया कि एक इस उम्र के पड़ाव पर आप हैं जहां प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खान पान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि आपके परिवार के अनेक सदस्यों ने एक उम्र के दौरान ही पीएचडी हासिल की, लेकिन आपने वर्तमान में अभी पीएचडी क्लियर की है और आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। तो ये वाला जो शौक कहें, ये जो उपलब्धि है या ये जो जोश रहा, ये इस पड़ाव में कैसे शुरू हुआ? देखिए, ऐसा रहा कि सबसे पहले जो मेरे परिवार में जो पीएचडी किया जी, मेरे छोटे जो भाई हैं उनकी पत्नी ने, और हम सब ने उनका सहयोग किया। उन्होंने पीएचडी केमिस्ट्री में किया और उन्होंने इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया और वहीं से रिटायरमेंट लिया। तो वो हमारे परिवार की पहली जो पीएचडी हुई थी जी, आज से कई साल पहले, लगभग 20 बरस पहले जी। इसके बाद शायद उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे खुद के बेटे ने इस दिशा में कदम उठाया। उन्होंने आईआईटी ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ज्वाइन किया, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया। हमारे छोटे भाई की पत्नी ने पीएचडी किया, हमारी भाभी ने, फिर हमारे पुत्र ने पीएचडी किया, फिर हमारे छोटे भाई साहब जो हैं वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी फिर पीएचडी किया। वाह वाह। क्योंकि वो एक समय में, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत एक समय में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे। आज भी वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, डीन हैं R&D के।
और इससे पहले उन्होंने अपनी सरकारी सेवाएं दी। जब सब ऐसा हुआ कि आपका पुत्र भी पीएचडी हो, और शायद हो सकता है ये पहली बार ऐसा हुआ हो जी कि पुत्र पिता से प्रभावित होता है, शायद मेरी पोजीशन में, मेरी उसमें, मैं अपने पुत्र से और अपने छोटे भाई से, उनकी पत्नी से प्रभावित हुआ और मैंने भी इस दिशा में कदम उठाया और ईश्वर की कृपा से मुझे भी अब उस सम्मान को और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का सौभाग्य मुझे भी आखिर मिल ही गया। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रावत जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की साहित्य और सांस्कृतिक माहौल ने आपके लेखन पर क्या प्रभाव डाला? देखिए, इसका बहुत प्रभाव हमारे पर पड़ा है, क्योंकि जब हमने देखा कि बहुत सारी, और ख़ासकर ये जब से वो जो एक बड़ी बीमारी आई थी और सब लोगों को घर पर रहना पड़ा, तो उस वक्त हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारी इस तरह की शुरुआत हुई और बहुत सारे वो लोग जिनके अंदर ये भावनाएं एक साहित्य की, कविता की पैदा हो रही थी और छुपी हुई थी, उसको बाहर निकलने में, क्योंकि लोगों के पास समय था, लोग घर पर थे और ऐसे में उनको इसका बहुत सभी लोगों ने फ़ायदा उठाया और ऐसे में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए जिन ग्रुप्स ने एक दूसरे को बहुत हौसला दिया, बहुत। और उस समय हौसले की ज़रूरत भी थी, क्योंकि आपके पास काम नहीं था, आपके पास, आप घर बैठे थे, घर से ही काम करते थे। उस अवस्था में ये जो हमारे समाज के छोटे छोटे ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स ने भी साहित्य की इन विधाओं को, सभी विधाओं को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का बहुत बड़ा साथ दिया, मेरा ऐसा मानना है। वाह 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 वाह। जैसा कि हमें पता चला है कि आप दोहा, कविता, गज़ल, कुंडली लेखन करते हैं, आपकी विशेष रुचि इनमें क्यों है और किस तरह से आप इन्हें विशेष मानते हैं? देखिए, मैं हिंदी मुझे पसंद है, लेकिन मैं हिंदी का बहुत बड़ा विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। जी जी। मैंने बहुत बड़ी पुस्तकें और बहुत जो साहित्यकार हैं उनको भी बहुत बार नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा है उनको, लेकिन बहुत बार नहीं पढ़ा जी। ये सारी विधाएं जब मैंने देखा कि हिंदी में या इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है जी जी, तो जब मैंने देखा कि आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रभावी तरह से, प्रभावी तरीके से, तो मैंने देखा ये चाहे गज़ल आप कहें, चाहे कविता कहें, चाहे दोहा कहें, चाहे कुंडली कहें, या चाहे किसी और विधा को हम यहाँ पर उनका नाम लें, ये सारी विधाएं अपने आप को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, प्रकाशित करने का ही एक तरीका है। अलग अलग विधाएं, कोई कविता से कह देता है, कोई गज़ल से कह देता है, कोई दोहाओं से कह देता है, ये अपनी अपनी विधाएं हैं। जी जी। और आप जो पेशेवर लिखने वाले होते हैं उनसे तो आप देखिए, आप कुछ भी कहेंगे, क्योंकि वो इतने ज्ञानी होते हैं, इतने अनुभवी होते हैं, वो कुछ भी लिख पाते हैं। क्या बात। लेकिन जो हमारे जैसे जो सिर्फ भावनाओं के अधीन होकर लिखते हैं, तो उनके लिए उस समय जो भावनाएं चल रही होती हैं, उन्हीं भावनाओं को वो अपना एक्सप्रेस कर पाते। क्या बात, ऐसा मेरा मानना है। रावत जी, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है जी, लेकिन आपकी जो पुरानी जो पीढ़ियां हैं, आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो पहाड़ों से जुड़े रहे हैं। और जिस तरह से कि आपका नाम है, तो पहाड़ से जुड़े, पहाड़ों की परंपराओं के बारे में जानते हैं, वहाँ की वनस्पति के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें सूत्रों से पता चलता है कि आपके पहाड़ों के एक देवता है जिन्हें गोलू देवता कहते हैं। वहाँ कोई भी, चाहे पहाड़ के रहने वाले हों या अन्य राज्यों के रहने वाले हों, वो वहाँ जाते हैं और अपना एक निवेदन पत्र, साधारण रूप से लेटर, एक पत्र लिख कर आते हैं, या एक 10 रुपये के या 50 रुपये के एफिडेविट को लगाकर भी अपने मन के भाव, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को लिख कर आते हैं। और वो ऐसा सुना है, ऐसा परंपरा है कि वो उनकी समस्याओं को बहुत जल्दी से दूर कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। ये परंपरा आपको
क्या बचपन से पता लगी या आपकी दादी दादाजी ने आपको बताया? ये क्या है? गोलू देवता जी के बारे में कुछ अपने मनोभाव से बताएं। देखिए, मैं जो हमारे, उनको हम गोलू देवता भी बोलते हैं, ग्वेल देवता भी बोलते हैं। जी जी। तो ग्वेल देवता वहाँ हमारे एक तरह से उत्तराखंड के कुल देवता माने जाते हैं जी। वो हमारे कोई भी हो, स्थान देवता, कुल देवता, दोनों में ही हमारे ग्वेल जी महाराज का इसमें नाम आता है। इत्तेफाक से हमारे वहाँ एक पहाड़ में जगह है जिसको चितई बोलते हैं, चितई ग्वेल। तो चितई में ग्वेल जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके बाद एक जगह होती है चमड़ खान। चमड़ खान में ग्वेल जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इत्तेफाक से मेरा जो मूल गांव है वो भी चमड़ खान के बिल्कुल पास ही है। वाह। इत्तेफाक से जब हम गांव जाते हैं, अगर हम बस से गांव जाते हैं तो बस से हमें चमड़ खान ग्वेल देवता जी के मंदिर के द्वार पर ही उतरना होता है। वाह। और उस मंदिर को के प्रांगण से होते हुए हमारे गांव की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ जाने का मतलब है, और हमारे गांव में जाने का और गांव में आने का मतलब है कि हमने ग्वेल देवता जी को आते और जाते दोनों वक्त उनके दर्शन करने हैं, उनको प्रणाम करना है। वाह वाह वाह। तो ग्वेल देवता जी को असल में न्याय का देवता माना जाता है। वाह। न्याय का देवता माना जाता है कि अगर आपको आशंका हो कि आपको सांसारिक न्याय नहीं मिलेगा, तब आप ग्वेल देवता जी को अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं। और ऐसा भी है कि जब उनके मंदिर पर आप जब भी जाएंगे, वहाँ देखते हैं कि देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी जो भी उनकी परिस्थिति होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनको वहाँ रखते हैं और अपनी बात वहाँ रखते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की अपील करते हैं जी। और ऐसा माना गया है, और ऐसा एक किंवदंतियों में ही नहीं है, ऐसा साक्षात माना गया है कि ग्वेल देवता अगर आप सही पक्ष में हों तो न्याय के जो देवता ग्वेल देवता हैं वो आपको जरूर आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा सालों साल, सैकड़ों सालों से यही प्रथा चली आ रही है, ऐसे ही मान्यता चली आ रही है। और मेरा भी इस मान्यता में पूरा विश्वास है। गोलू देवता को प्रणाम करते हैं हम आपके माध्यम से। रावत जी, हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। जी। जैसा कि आपके दोहा हैं, कुंडली हैं और अन्य साहित्यिक विधियां हैं, उनको आप आधुनिक बनाने के लिए पाठकों को कैसे रोचक बनाते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। एक्चुअली बहुत सारी दोहाओं पर किताब लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, कहानियां, कविताएं लिखी गई। जी जी। मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप कुछ नया प्रयोग नहीं करते जी, तब तक आप कुछ नया समाज को, साहित्य को दे नहीं पाते। आपने उसमें कुछ नवाचार बिल्कुल लाना चाहिए, विचारों का नवाचार और लेखनी का नवाचार, लेखन का नवाचार। मैंने एक प्रयोग किया था जिसमें मैंने 151 गुलाब के फूल, 151 पलाश के फूल नाम से एक दोहा संग्रह प्रकाशित किया था। जी। अब दोहा संग्रह तो बहुत सारे हैं, हजारों लाखों शायद हों। जी। तो मैंने एक पहला प्रयोग इसमें किया कि उसमें मैंने द्विभाषा का प्रयोग किया। जैसे कि एक दोहा लिखा, उस दोहे के संदर्भ में उससे मिलते जुलते भावों वाला एक मैंने इंग्लिश का वर्स भी लिखा। क्या बात है। तो ये द्विभाषीय मैंने एक प्रयोग किया, दोहा संकलन बना। ये कहें कि एक पेज पर हिंदी में दोहा था, वही दूसरे पेज पर अंग्रेजी में था। जी हाँ, वही था, मतलब ऊपर नीचे था। एक ऊपर हिंदी में दोहा है, नीचे उसी का इंग्लिश वर्सेस है, और उसके बाद फिर हिंदी का दोहा है, फिर उसका इंग्लिश वर्सेस है। अब ये एक तो होता है कि इसको हम अनुवाद कहते हैं। जी। अनुवाद कोई भी जो करता है, अनुवाद में कोई बाहर वाला जब करता है तो उस जो लेखनी में जो आत्मा है, भावना है, वो भावना पूर्णतः नहीं आ पाती। जी। अनुवाद तो अनुवाद ही होता है, शब्दों का अनुवाद हो सकता है,
भावनाओं का भाव, अनुवाद नहीं वही हो सकता। मेरा प्रश्न था आगे का, लेकिन आपने उसका जी। जवाब दिया कि जो हमारे हिंदी के शब्दों का जो भाव को जो प्रस्तुत जी। करते हैं हम, जी। क्या वो अंग्रेजी में भी बन जाते हैं या बन सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। एक पहले पूर्णतः तो नहीं बन सकते, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि जिसने हिंदी में लिखा हो, जी। अगर वही उसको इंग्लिश में भी लिखे तो शायद वो भावना का एक धारा प्रवाह शायद बन सकता है, शायद उसकी एक कंसिस्टेंसी आ सकती है, उसकी लगातार वो बन सकता है। जी। लेकिन अगर दो अलग अलग लोग, अलग अलग विचारों वाले लोग उसी चीज को अगर नए शब्दों में कहने की कोशिश करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो शायद अनुवाद इतना सार्थक ना हो सके। ये ऐसा मेरा मानना है। वाह वाह वाह। अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आपका जन्म दिल्ली का है और आपकी कार्यशैली का अनुभव भी दिल्ली का है, तो दिल्ली और आपके अनुभव ने आपकी रचनाओं पर भी कोई प्रभाव डाला क्या? जी हाँ, देखिए, मैंने जब मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी भाषा कुमाऊनी है जी। तो अपने समाज के एक तरह से प्रेशर एक ये आया जी कि आप उत्तराखंड से हैं, आप कुमाऊं से हैं, लेकिन आप कुमाऊं नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया जी। मैंने कुमाऊनी भाषा में कविताएं लिखनी शुरू की। वाह। जबकि वो मेरी जन्म भाषा तो है, लेकिन मूल भाषा नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं, तो मेरी हिंदी या इंग्लिश ही मेरी भाषा रही है। जी जी जी। मैंने वो लिखने का कोशिश किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मेरे पास जो शब्द हैं वो उतने समर्थ और सार्थक शब्द नहीं है जिनसे मैं कुमाऊं की एक कविता को एक आत्मा दे सकूं, एक भाव दे सकूं। जी 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 जी। तो फिर मुझे, जब मैंने देखा मेरे आसपास जितने लोग थे वो ज्यादातर लोग हिंदी में कविता करने वाले लोग थे, जब मैं उनके संसर्ग में आया तो मुझे लगा कि कैसे ना कैसे हिंदी में अगर मैं अपनी कोई बात कहूं जी तो शायद वो ज्यादा सार्थकता के साथ में अपने भाव को व्यक्त कर सकता हूं। तो मेरे आसपास के रहने वाले लोगों का, मेरे आसपास के समाज का मुझ पर ये प्रभाव पड़ा कि मेरा धीरे धीरे हिंदी भाषा में लिखने का जो एक प्रयास था वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा सार्थक है, वो ज़्यादा सफल है। तो मैंने फिर हिंदी में ज़्यादा लिखना शुरू किया। तो ये मेरे आसपास का जो प्रभाव है वो मुझ पर पड़ा। क्या बात है। ये मान के चलते हैं कि आपने कुमाऊनी भाषा को भी सीखा, हिंदी, दिल्ली की भाषा और हिंदी के साथ साथ में। जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने आई लव यू शब्द को कई भाषाओं में बोला जी, था। जी, जी, जी। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आई लव यू कुमाऊनी कैसे बोलना चाहिए वो दिखाएं, वो बताएं। मेरे हिसाब से जी, मैं तुमके प्यार करनू, शायद ऐसा देखिए पहाड़ के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं तुमके प्यार करनू, मेरे ख्याल से ऐसा कहा जाएगा। बाकी मेरे कुमाऊनी लोग मुझे माफ करें। हम आगे बढ़ते हैं। रावत जी, क्या किसी घटना ने भी आपको साहित्य के क्षेत्र में या साहित्य लेखन ने आपको उधर आकर्षित किया या उस क्षेत्र की ओर मोड़ा क्या? हाँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं और बहुत सारे ऐसे हैं घटनाएं हैं। रिसेंटली जो घटना है आप देखेंगे, हमारे कुमार विश्वास जी, आप देखिए कुमार विश्वास जी। हाँ, कुमार विश्वास जी एक साहित्यिक आत्मा है। वो साहित्यिक आत्मा ने एक पॉलिटिकल चोला पहनने की कोशिश किया। वो पॉलिटिकल चोला उनको रास नहीं आया, लेकिन जब उनकी कविताएं आपने सुनी तो उन कविताओं ने लाखों लाख लोगों को प्रभावित किया। ऐसे ही मैं देखता हूँ, अगर आप देखें गुलजार साहब, हमारे गुलजार साहब ने जो नज़में और जो गज़लें लिखी हैं, जो इवन फिल्मी गीत भी लिखे हैं, बड़े सार्थक फिल्मी गीत लिखे हैं, बड़े उनके अगर शब्द आप देखें तो बड़े सार्थक हैं। ऐसे ही आप देखिए जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब ने जो लिखा, जो उनका उर्दू में ज्ञान है, जो उनका हिंदी में ज्ञान है, वो अद्वितीय है। तो ये सारे लोगों से जब इनको सुनते हैं तो आप बड़ा प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। ये आपकी आत्मा को झिंझोड़ जाते हैं। ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं और मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूँगा, बेश जी हैं हमारे जी।
वो बिष्ट जी की एक खासियत है, उनको वो अपनी जब कविता कहते हैं तो वो अपनी कविता लिखते नहीं हैं, वो अपनी कविता कहते हैं। मैंने ये अभी आज मुझे एक कविता लिखनी है तो उन्होंने मन ही मन में उस कविता का निर्माण किया। वाह। पहली बात, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो जब अपनी कविता कहते हैं तो वो आर शब्द, र शब्द का अपनी कविताओं में प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। अब उनका क्या कारण हो सकता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये दो चीजें आप जरा सोचिए। वो मैं उनको मिला और जब उनकी मैंने कविताएं सुनी तो मैं इतना भाव विभोर हुआ कि मैं उस समय अपनी पत्नी जी के साथ वहाँ था। उन्होंने पुत्री के ऊपर एक कविता सुनाई थी और इतनी भाव विभल हम लोग हो गए थे कि मेरी पत्नी के आंखों से आंसू निकल आए। तो ये जो ऐसे जो कविताकार आपको मिलते हैं तो आपका प्रभावित होना और ये सोचने कि आप भी कुछ ऐसा ही लिखें, उससे भी मेरे को बड़ा प्रभावित होता है। वाह वाह रावत जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसा मानना है लोगों का कि कोई व्यक्ति किसी के प्यार में विफल होता है। प्यार शब्द तो सभी के साथ जुड़ता है, मेल फीमेल के साथ भी होता है, फीमेल फीमेल का भी होता है, मेल मेल का भी होता है, माता पिता का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। क्या ऐसा माना जा सकता है या ऐसा लोग मानते हैं? क्या ये सही है कि कोई व्यक्ति किसी के प्यार में विफल होता है तभी उसकी कलम चलती है, तभी उसकी लेखनी आगे बढ़ती है, तभी वो गज़ल लिख पाता है, तभी वो दोहे लिख पाता है, तभी कुछ लिख पाता है? कहाँ तक ये बात सत्य है? प्रकाश जी, बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूँ कि भावों का जो द्वंद्व होता है, भावों का द्वंद्व होना किसी भी शायरी में, किसी भी कविता के लिए बड़ा आवश्यक है जी। आपके अंदर द्वंद्व नहीं चल रहा तो आप कविता नहीं कह सकते। क्या बात है। आपके अंदर द्वंद्व नहीं चल रहा तो आप दोहा नहीं कह सकते, आप गजल नहीं कह सकते। अब जब आप गमगीन होते हैं तब भी कविता निकलती है और जब आप प्रसन्न होते हैं तब भी कविता निकलती है जी। गजल आपके दोनों रूपों में मिल जाएगी। गजल आपको जब आपका लवर, आपका माशूक आपसे रूठ गया है तब भी आप बहुत अच्छी गजल कह सकते हैं। और अगर आपको एक नया माशूक मिला है, नई प्रेरणा मिली है, नई प्रिया मिली है, तब भी एक आप बहुत बढ़िया गजल कह सकते हैं। दोनों ही तरह से। बहुत अच्छे से आपने हमें इस प्रश्न के उत्तर को संभाला और प्रति उत्तर दिया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये घटना कभी आपके जीवन में भी हुई है, माशूका के रूठने वाली? हाँ। क्या रहा उस समय? आप पत्नी रूठ जाए तो एक नई गजल बन जाती है। मैंने कहा पत्नी से पहले वाले समय की बात कर रहा हूँ। पत्नी से इत्तेफाक से ऐसा हुआ नहीं कुछ। अच्छा। क्योंकि नहीं बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं उनका। नहीं, इसमें कोई ऐसा वो है नहीं, क्योंकि अब हम ऐसे ही, मैंने बताया था कि ऐसी हम परिस्थिति में हैं कि अब इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, नहीं हमें, ना ही हमारी पत्नी जी को जी। बट ऐसा इत्तेफाक से कभी हुआ नहीं। हाँ, कॉलेज के समय में इन्फेचुएशन हो जाती हैं, वो भी 2-4-5 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए। हाँ। लेकिन इस तरह का कोई जब आपका सौभाग्य से या दुर्भाग्य से नहीं हुआ। 2-4-5 दिन के लिए कॉलेज समय में हुआ तो क्या हुआ उस समय आपके साथ? क्या नींद नहीं आई, या कोई लेखन में बदलाव आया, या माता पिता से बोलना बंद किया, या मासूआ के घर तक चले गए? क्या ऐसा क्या आपने किया? देखिए, हमारा जो मैक्सिमम हुआ जी वो ये हुआ कि जिनके साथ हमारा इन्फेचुएशन हुआ वो हमारे कॉलेज से करीब 2 किलोमीटर दूर ही उनका निवास था जी। है? तो बस फर्क इतना पड़ा कि हम अपनी जो बस लेते थे वो कॉलेज के सामने से बस ना लेके हम पहले उनके साथ उनके घर जाते थे, तो उनके घर उनको ड्रॉप करते थे और उसके बाद वहां से बस ले लिया करते थे। इससे आगे बात नहीं बढ़ी। अच्छा। आप अगर उनके लिए अगर उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं तो ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से उनको संदेश दे सकते हैं कि हम आपके घर जाते थे, चाय पीते थे और वहीं से बस उन्हें ड्रॉप करके वहाँ से बस पकड़ के अपने घर जाते थे। अगर अब वो अपने बच्चों के साथ में, उनके बच्चों का विवाह भी हो चुका है, उन्हें कुछ संदेश देना चाहें तो ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। बस इतना ही कहना है, जहाँ भी आप रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये तो बहुत छोटा सा स्नेह रहा, इससे ज़्यादा कुछ भावनाएं
दिल में दिमाग में आती नहीं है। वह इतना ही आता है कि बस आप जो भी हैं क्या भी हैं, बात खुश है, रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावत जी, हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि प्रश्नों की हमारी परंपरा है। जी। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि एक लेखक के रूप में लेखन का क्या अर्थ है? मैं समझता हूँ कि लेखन का जो सबसे बड़ा अर्थ है जी। वो ये है कि आपका जो दर्शक गण है, दर्शक वृंद जो हैं, आप जो लिखना चाहें या चाह रहे हैं, जो अपने दिल की अनुभूतियों को आप बाहर लेकर आ रहे हैं, जी, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अगर आप बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक भाषा आपकी पुस्तकों के लिए, रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है जी, लेकिन एक आम आदमी को आनंद नहीं दे पाती। वाह, वो वाह, क्योंकि आम आदमी उस भाषा को समझ नहीं पाता। हम्म। तो मेरा अपना ये है कि जो आप कोई सब्जेक्ट के लिए कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, उसका मतलब अलग है, लेकिन अगर आप जनता के क्योंकि जब तक सारे लोग खुश ना हो उसको पढ़ के, उसको सुन के, तब तक आपका जो प्रयास है ना, वो अधूरा ही रह जाता है। वाह, मेरा वाह, वैसा बहुत मानना है। उत्कृष्ट आपने प्रत्युत्तर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि आपके सानिध्य में एक पब्लिकेशन भी चल रहा है। ये पब्लिकेशन चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे लेखकों को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, ऐसा हुआ कि मैंने जब कुछ लिखा जी, तो विचार आया कि इसको जनता के सामने भी आना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि अगर मैं खुद इसको लिखूं और लिखने के बाद में अपने पास रख लूं, तो प्रयास जो है सार्थक नहीं हुआ। वाह। प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपके विचार आपकी विषय वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी, 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 जी। राइट, हर कवि और लेखक यही चाहता है। वाह। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने लिखा, हमने कहा, सोचा कि ये लोगों तक जाए, तो प्रकाशकों ने उसमें हमसे बड़े क्वेश्चन किए। पहले देखा ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, हम क्यों छापें, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों के आप प्रश्नों के शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब क्यों लिखा है, आपके दिल में आया, आपको दिल में अच्छा लगा, आपके विचार हैं, आपने लिख दिया है, ठीक है ना जी। अच्छा, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमने पाया कि अगर किन्हीं प्रकाशक ने आपकी पुस्तक को या आपकी हस्तलिपि को पसंद भी कर लिया, तो उन्होंने लाइन पर लगा दिया। उन्होंने कहा जी ये तो अभी हमने रख लिया है, लाइन पर लगा है, ये पब्लिकेशन का जब वक्त आएगा तो आपकी ये पब्लिश हो जाएगी। आपको क्यू में खड़ा कर दिया। हाँ, आप क्यू में खड़े हो गए। आप वाह। अब क्यू में खड़े हो गए तो हमारा क्यों हमारे को लाइन में लगाया, उनके क्यू के पीछे हो गया। उनकी क्यू हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो गई। अब हम इंतजार कर रहे हैं, करते हैं। आप यकीन मानिए प्रजापति सर कि हमारे को हमने पांडुलिपि अगर किसी प्रकाशक को दी, तो उस पांडुलिपि को छपते छपते करीब 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए। सर, इतना तक हुआ कि बहुत बड़े एक साहित्यकार, उन्होंने हमारी पुस्तक की भूमिका लिखी, और 1 साल के बाद उनका खुद फोन आया कि रावत जी, एक आपकी पुस्तक आप हमारे पास आई थी, हमने उसकी भूमिका लिखी थी, क्या पुस्तक का, उसका क्या हुआ जी। और जब हमने बताया उनको कि पुस्तक आपकी प्रेस में है अभी भी, तो उनका यही हमारे को जवाब आया कि जब कोई भी पुस्तक एक समय के बाद छपती है तो उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाती है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। वाह। तो अब आप देखिए, जब सोचा तो हमारे कुछ मित्र थे, हमने उनसे जिक्र किया, तो उनको हमने अपनी बात सुनाई, समझाई, तो उन मित्रों ने कहा कि नहीं, अभी हम अपना एक प्रकाशन संस्था खोलेंगे। तो उन लोगों ने एक प्रकाशन संस्था खोली। हमने अपनी पुस्तकें उस प्रकाशन संस्था को दी और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोगों का सहयोग उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक पेशेवर प्रकाशक नहीं है। जब आप पेशेवर प्रकाशक के पास जाते हैं तो वो ये नहीं समझता कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। उसको लगता है कितने कागज छपेंगे, इसके कितने पैसे लगेंगे और मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उसके लिए पुस्तक नहीं होती दोस्तों, उसके लिए कागज की एक बंडल होता है। वो कागज के पैसे मांगता है, वो अपने काम के पैसे मांगता है, वो आपकी मेहनत की, आपकी भावना को नहीं देखता। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रकाशन आपके समक्ष आए जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपको ये समझे कि आपने जो लिखा है
उसको डिसाइड करने वाला प्रकाशक नहीं है, उसको डिसाइड करने वाले एक जनता है जिनके लिए आपने लिखा है। वो पसंद करें या ना करें ये उनका निर्णय है। यस, ये जरूर होता है कि उसमें समाज विरोधी कोई बात ना लिखी गई हो, अपने कि धर्म विशेष के खिलाफ कुछ ना लिखा गया, ये छोटी छोटी बातें जो ये जरूर ध्यान में रखनी होंगी, लेकिन लेखक को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, लेखक की भावनाओं को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। रावत जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने वर्तमान में देखा है कि कुछ लेखक बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विधाओं में लिखते हैं, और एक सभी को इस दुनिया से जाना है, पुनर्जन्म लेना है, इस शरीर को बदलना है। जब लेखक अपनी रचनाएं, अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को पुस्तकों के माध्यम से लिखते हैं और वो पुस्तकों की संख्या भी अच्छी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन लेखकों के घर वाले, बेटे, बहू, तमाम परिवार के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। उनके जाने के बाद, इस लोक से जाने के बाद, वो सारी सामग्री, वो सारी उपयोगी सामग्री एक रद्दी के रूप में उनके किसी घर की अलमारी या टांड पर रख दी जाती है। उस उपयोगी साहित्य को, उस उपयोगी विधा को आम जनता में नवांकुरों के बीच में लाने के लिए या उस साहित्य को जीवित रखने के लिए उस लेखक को और अन्य लेखकों को क्या करना चाहिए? प्रजापति सर, ये आपने जो एक प्रश्न किया है ये बहुत जीवंत प्रश्न है। जी जी। और ये प्रश्न का सरोकार आज की जितने भी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, लगभग 95% 99% कहूँगा सर मैं। 1% या 2% साहित्यकार जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जी, सिर्फ उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितने भी साहित्यकार हैं, लेखक गण हैं, वो सभी इसी व्यवस्था से पीड़ित हैं, जिनको बोलना चाहिए। इसका मेरे ख्याल से एक ही है, और ऐसा क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि हम लिखते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। हम सभी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें खरीदार कोई नहीं होता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये जो पढ़ने की एक स्वस्थ परंपरा जो पहले से हमारे समाज में रही है, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि आई है, और ये त्रुटि बहुत कारण से हो सकती है, लेकिन ये त्रुटि को हमें कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। हमारी छोटी छोटी पुस्तकें, हम सारी पुस्तकें तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें तो खरीद सकते हैं। हम आप देख लीजिए, ये कहा जाता है कि पुस्तकें आपका सबसे अच्छा साथी है, लेकिन अच्छा साथी हम रखने को तैयार ही नहीं है। अपने साथ रखने को हम अपने साथ रखने को अच्छा साथी तैयार नहीं है। ये हर कोई कहता है कि अच्छे साथी है पुस्तक, लेकिन हमने कितनी पुस्तक खरीदी है आज तक, ये बताइए। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई भी लेखक कुछ लिखता है तो उसको प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए उसको। और प्रोत्साहन कहाँ से मिले? आप ये ना सोचिए कि प्रोत्साहन बहुत सारी बड़ी जनता देगी, वो भी देगी, वो भी एक समय पर देगी, लेकिन सबसे पहले हमारे जो लेखक द्वय हैं, लेखक बंधु हैं, कविताकार हैं, यही आपस में पहले एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे, अगर किसी कवि ने कोई कविता का पुस्तक लिखी है, अगर उनके 10, 20, 25, 50, 100 कविताएं की किताब बिक जाएं, तो आप देखिए शायद और भी ज़्यादा प्रकाशक भी खुश होकर उनकी कविताएं छापेंगे, और फिर शायद ये जो कविता लिखी गई, साहित्य रचा गया, और साहित्य फिर अलमारी में पड़ा रहा। अलमारी में तो इसलिए पड़ा रहा ना, क्योंकि समाज का दिन का सूर्य देखने की उसकी समय नहीं मिला उसको कि वो दिन में आता, बाहर आता, सब जनता के सामने आता, क्योंकि उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। जी, मेरा रावत जी प्रश्न ये था कि जो हमारे परिवारजन होते हैं, मैंने 20 पुस्तकें लिखी, 20 विधाओं में लिखी, और मेरे बेटे, बहू, नाती पोते इस लेखन की ओर या साहित्य की ओर रुझान नहीं रखते, या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। एक व्यक्ति इस लोक से चला जाता है, वो लेखक चला जाता है, तो वो बाहर कैसे आए, वो आम जनता में कैसे आए, वो लेखन जीवित कैसे रहे? ठीक है, एक बार पांडुलिपि छिपी, 100 कॉपी, 200 कॉपी, 500, वो बिक भी गई, लेकिन फिर वो बिक गई तो वो एंड हो गया, उसका समापन हो गया। लेकिन वो जीवित रहे हमेशा, वो उस लेखन, वो व्यक्ति जीवित रहे अपनी किताबों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। उसके लिए हमें परिवारजनों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए?
प्रजापति सर, वो मैं वही बात कहने की मैं कोशिश कर रहा था जी कि मैं यहाँ हम क्या करते हैं, मैं जी, माफ़ी चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ रावत जी। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते लिखाते, पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को फिर विदेश नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। और हम जो लेखक है वो वहीं रहता है, दिल्ली में रहे, भारत में रहता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन जब बच्चे आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका लेखन और उस व्यक्ति का नाम वहीं ख़त्म हो जाता है जब वो इस लोक से चला जाता है, क्योंकि बिना बच्चों के, बिना परिवारजनों के तो वो लेखन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो आपके घर में ताला तोड़ के आपका लेखन नहीं ला सकता। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इसी का आपको मैं जवाब मैंने जी दूसरे तरह से देने की कोशिश की थी, मैं आपको बताता हूँ। जी आज के संदर्भ में, इस कलयुग कालखंड में हर चीज पैसे के साथ जुड़ी हुई है। क्या बात है। मान लीजिए उनकी पुस्तकें, किसी ने पुस्तक लिखी, वो बहुत बिकी जी, तो उनके परिवारजन भी उनको पसंद करने लग जाएंगे और ये बोलेंगे कि आपकी अगली किताब कब आ रही है, क्योंकि उससे धन की प्राप्ति होगी जी। अब अगर धन की प्राप्ति ना हो तो वो बोलते हैं क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, तो वहां हमें सहयोग नहीं मिलता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो आप देखिए कि परिवार वाले ही प्रोत्साहन करें। जब परिवार को उससे धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, वो परिवार ही कहेगा कि आपकी दूसरी पुस्तक कब आ रही है, क्यों आप दूसरी पुस्तक क्यों नहीं लिखते। एक तो ये। दूसरा, कोई भी पुस्तक लिखना और पुस्तक लिखने के बाद उस पुस्तक का अमर हो जाना, ये भी आप देखिए कि शायद जो एक सामर्थ्य होता है लेखन में, वो सामर्थ्य भी और ऐसे ही खुशकिस्मती भी शायद किसी लेखक के नसीब में, लेखक के उसमें होती है। अब आप देखिए तुलसीदास जी या कबीर जी या रसखान जी अपने समय के केवल यही दोहाकार नहीं थे जी। अगर हम उस समय की बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा उनके समकालीन और बहुत सारे दोहाकार भी थे जी। लेकिन हम रसखान जी को जानते हैं, हम कबीर जी को जानते हैं, तो वो जो इस लोक से परलोक की यात्रा तक जो साथ रहता है, वो किसी कलाकार को वो नसीब होता है और वो कलाकार फिर हमेशा अमर हो जाते हैं। वाह। अब अब लिखने वाले तो बहुत हैं, अब सभी तो नहीं हो पाते, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां उनका लेखन रह जाता है। शायद इस पर हम लोगों को शायद एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं छपा, क्योंकि उसकी बड़ी आज आप देखिए बहुत सारे हमारे लेखक हैं, उनसे जो प्रकाशक हैं उनको एडवांस पैसा देकर लिखवाते हैं क्योंकि उनका नाम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन वो प्रकाश में नहीं आया क्योंकि उनका कोई जानता नहीं था। अब वो पहले प्रकाशन में आए, लोग पढ़ें तो उनको जाने, लोग फिर करें, तो वो जो एक गैप है छोटा सा, वो गैप कभी कभी नहीं भर पाता है और जिन लोगों को वो गैप भर जाता है वही महानता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत संभावना रहती है कि आपने जो भी साहित्य संरचना किया है, साहित्य रचना किया है, वो आपके बाद आगे ना बढ़ पाए और वो वहीं रह जाए। बहुत अच्छी जानकारी रावत जी आपने हमें दी। आपने रसखान जी का जिक्र किया, आपने कबीर जी का जिक्र किया। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि रसखान जी और कबीर जी सैकड़ों सालों पहले से लिखना उन्होंने शुरू किया जी। और कई सारे हमारे भारत पर कई राज्यों ने, कई लोगों ने, कई मुल्कों ने हमारे देश पर राज्य किया, जिसमें ब्रिटिश भी थे, मुग़ल भी थे और अन्य भी थे। लेकिन हम बात करते हैं देश की आज़ादी से बात की। आज हमारे देश को 76 से 77वें वर्ष में हम आज़ादी में प्रवेश कर चुके हैं और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य से परिवर्तन होता है। आज हमें 76-77 वर्ष आज़ाद देश को हुए हैं। कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी में? क्या परिवर्तन आपको कुछ दिखता है? क्योंकि साहित्य लगातार लिखा जा रहा है, साहित्य लगातार पढ़ा जा रहा है। क्या परिवर्तन दिखता है? क्या संस्कारों में परिवर्तन आया है? क्या खान पान में परिवर्तन आया है? क्या हम अभी भी पश्चिमी सभ्यता की ओर झुके हुए हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो चेंज है जिसको हम बदलाव बोलते हैं जी, ये कहा जाता है जो बदलाव है
जिंदगी में यही स्थायी है। बदलाव के अलावा हर चीज अस्थायी है। बदलाव नहीं बदलता क्योंकि बदलाव होता है, बाकी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन बदलाव नहीं बदलता, और बदलाव को बदलना भी नहीं चाहिए। क्या बात है। हमारे देश में तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ हर किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहराव बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। आप देखिए, एक समय था, मैं अमीर खुसरो साहब की बात करना चाह रहा हूँ। अमीर खुसरो साहब गजल के पितामह कहे जाते हैं। गजल विधा का जो शुरुआत हुई है उन्हीं से हुई है, और उनके शुरुआत के जो कलाम हैं, जो गज़ल हैं, उसमें आप देखिए अवधी भाषा का बहुत पुट है। धीरे धीरे उसमें देखिए कि फिर फारसी और अरबी भाषा का उसमें समावेश होता गया। तो आप देखिए कि वो जब तक वो रहे अवध में, जब तक वो नवाबों के पास नहीं चले गए, जब तक उनकी जो भाषा थी वो अवध का पुट ली हुई थी, धीरे धीरे वो चलेगी। ऐसे ही आप हमारे यहाँ पर भी देखेंगे। अभी देखिए कोरोना का जो काल आया, कालखंड आया, उसमें आप देखिए कोरोना के ऊपर इतनी कविताएं लिखी गई, इतना कविताएं लिखी गई। ये समय का बदलाव ही तो है ना। उसमें प्यार की, प्रेम की कविताएं बहुत कम हो गई, उसमें कोई दुख की कविताएं बहुत कम हो गई। उसमें कोरोना कालखंड में जो परेशानी है, उसमें अब इश्क में जो गम होता है उसकी कविता कम हो गई, लेकिन कोरोना काल के उपरांत जो गम पैदा हुआ उसकी कविताएं ज्यादा हो गई। तो समय जैसे ज्यादा बदलता जाता है। अब आप देखिए, पीछे रक्षाबंधन गया, तो रक्षाबंधन पे गया तो आप देखिए कि 10 दिन रक्षाबंधन के त्योहार पर ही कविताएं होती चली गई। उससे पहले आप देखिए 15 अगस्त था, 15 अगस्त पर देखिए देशभक्ति कविताएं। तो समय कालखंड के हिसाब से कवित्व भी आगे निकलता है, और कभी भी उसी हिसाब से काम करता है, तभी वो एक उसका संदर्भ रह पाता है, तभी वो रेलेवेंस भी रह पाता है। वाह 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 वाह। लेकिन यहाँ हम एक और जानकारी लेना चाहेंगे रावत जी आपसे, हमारे दर्शकों के लिए। दर्शक हमारे बहुत ही बेताबी से, बेचैनी से आपको सुन रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं कि हमें आज़ादी देश को आज़ाद हुए करीब 76-77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में जो युवा साथी हैं, जो युवा हैं, जो मेल हैं या फीमेल हैं, उनका जब विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद वो मेल फीमेल दोनों जॉब में होते हैं, वर्किंग होते हैं। जब वो अपनी एकल शादी कर लेते हैं या पारिवारिक जनों के साथ उनके सहयोग से शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के न्यायालयों में इस विवाह को खंडित करने के लिए, इस विवाह को तलाक करने के लिए, इस विवाह को संधि विच्छेद करने के लिए न्यायालय में भीड़ लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रजापति जी, मेरा जो अपना मानना है वो हो रहा है कि जो हमारे परिवारों का विकेंद्रीकरण हो रहा है जी, अब जो न्यूक्लियर परिवार रहने लगे हैं, सामूहिकता जो कम हो रही है परिवारों में, मेरी जो समझ के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा कारण है जी। देखिए, जब विवाह पहले हुआ करते थे, लोग दूर दूर से रिश्तेदार घर में आया करते थे, एक माहौल बना रहता था, एक दिन का माहौल नहीं होता था, वो बहुत सारी महीनों के उत्सव की तैयारी होती थी। हर चीज में हर किसी का एक रोल होता था, भाभी का रोल अलग होता था, माँ का रोल अलग होता था, पिता का रोल अलग होता था, सब लोगों का एक रोल हुआ करता था। और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी खुशी के साथ हर आदमी, हर शख्स अपना रोल दिया करता था। जी जी जी। प्रजापति जी, अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जी एक शादी मैं गया, उस शादी में लड़की वालों की तरफ से 25-30 लोग थे, लड़के वालों की तरफ से 3 आदमी थे। क्या बात है। दूल्हा और उसके 2 दोस्त। ये क्या? और तीनों ने नाइस सूट पहने हुए थे, निक्कर पहनी हुई थी, दुल्हन ने निक्कर पहन के शादी की। ओह माय गॉड। ना दूल्हे के पापा थे, ना दूल्हे का भाई था, ना दूल्हे की बहन थी, ना दूल्हे की माँ थी। अब आप बताइए क्या रहेगा? क्या ये रिश्तेदार उसके जीवन में है ही नहीं, या विवाह में नहीं थे? विवाह में नहीं थे जी। अब ऐसे विवाह से जो आप उम्मीद कर रहे हैं वही हुआ, दोनों तलाक।
की कि कगार में खड़े हैं, बच्चे तलाक की कतार में खड़े हैं दोनों, क्योंकि लगन नहीं था। शायद शारीरिक आकर्षण रहा हो, मानसिक तो कभी मिलाव हुआ ही नहीं ना, या आर्थिक परिवारों का मिलाव, परिवार का तो मिलाव हुआ ही नहीं जी, कोई रोकने वाला नहीं था। अब एक परिवार दूसरे परिवार से विमुख था ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप बताएं, जो हमारे न्यायालयों के रूम्स भरे हुए हैं, लाइन लगी हुई है तलाकों की वहाँ पर, तो अगर वो ना हो तो क्या हो बताइए। जी जी जी, ये जो मैं बता रहा हूँ एक सच्चा किस्सा जी जी जी, रावत जी, इन सब समस्याओं को, इस ऐसे परिवेश को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तलाक जैसी स्थिति ना बने, हमारे युवाओं को, युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वही चीज़ हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है। इसका एक और कारण है, पहले हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे। अब ये जो स्वावलंबन हमारा हो गया, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आज एक छोटा बच्चा भी, उसको मोबाइल फ़ोन दे दो, उसको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं जी। वो किसी को नहीं चाहता। उसको ना मदर चाहिए, ना पापा चाहिए, ना बहन चाहिए, ना भाई चाहिए। उसको अगर मोबाइल फ़ोन मिल गया तो उसे कुछ और नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर जो आप चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो सारी चीज़ मिल जाती है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, आपको किस रिश्ते की ज़रूरत है बताइए? क्या ज़रूरत है आपको? बिल्कुल। जो एकाकीपन है, ये एकाकीपन बढ़ता जा रहा है और स्वतंत्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पहले, अब आप देखिए, पहले की महिलाएं घूंघट रखा करती थी। घूंघट रखने से, अब आप देखिए आज की महिलाएं घूंघट नहीं रखती हैं। आप अगर YouTube पर देखिए तो दुल्हन कूद मारती हुई आती है अपने 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 शादी की, खुद की शादी में वो कूद मारती हुई, डांस करती हुई आती हैं। आप कौन सी दुल्हन, कहाँ की दुल्हन बताइए जी। अच्छा, अब जो अपनी शादी में डांस करती हुई, कूद मारती हुई आती है, वो क्या सास के साथ रहेगी? वो ससुर के साथ रहेगी क्या? वाह वाह, किसी की बात सुनेगी क्या? वाह वाह। जो 100 आदमियों के साथ में पर्दा नहीं कर सकती हैं और उस समय ये कहते हैं ये टुडे इज माय डे, ये तो मेरा दिन है आज। बताइए, जब उनका दिन है, उनका दिन था, आज वो विदा हो रही हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आप देखिए, मैंने तो इतनी शादी में, अब मैं समझता हूँ कि आपने भी देखा होगा शादी में, जी 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 जी, दूल्हा अभी मंच पर बैठा है और दुल्हन का प्रवेश हो रहा है और दुल्हन वहां से छलांग मारती हुई आ रही है किसी गाने पर, किसी फिल्मी गाने पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उसका क्या अंजाम होने वाला है। क्या बात है। क्या हम मान सकते हैं रावत जी कि हम स्वतंत्र हैं इस तरह के परिवेश देखकर, इस तरह की स्थितियां का देखकर? क्या हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जी कि हम जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हैं जी। खाली स्वतंत्रता नहीं है जी, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र है। हर स्वतंत्रता की एक कीमत होती है। आज हम उस कीमत को भूल गए जी। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने पिता के सामने सिगरेट पीने के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं अपने पिता के सामने पत्नी से एक व्यवहार करने के लिए। आज हमारी जो सारी संवेदनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। हमारी जो रेलेवेंस है, हमारे जो एक प्राइवेसी जो है, सब कुछ खत्म हो गया। हम स्वतंत्र, हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम स्वतंत्र तो नहीं हैं, मेरा अपना पर्सनल विचार है, हम जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हैं, हमें लिमिटेशन की जरूरत है। क्या बात है। उस स्वतंत्रता को हम भुगते हैं, भोगें, लेकिन स्वतंत्रता को एक ऐसा ना बनाएं जिसको नाजायज ना बना दें। तो ये जब स्वतंत्रता नाजायज बन जाती है, हर काम करने के लिए, हर बात करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमें ना समाज की चिंता होती है, ना ही माता पिता की चिंता होती है, ना संबंधों की चिंता होती है। वो स्वतंत्रता कहाँ से रही? उस स्वतंत्रता से बहुत अधिक हम आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कहीं विराम लगना चाहिए। रावत जी, आपने विराम की बात कही है, चलते चलते हम आपसे अंतिम प्रश्न करते हैं कि ये तमाम जो स्वस्थ समाज है वो भी इस बात को देख रहा है, जो अभिभावक हैं वो भी इसको देख रहे हैं, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा इसका अंत कहाँ होगा और इसका
रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हम हमारे सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है, जो संस्कार हैं, वो किस ओर जाएंगे, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। देखिए, जीवन का जो मेरा मतलब है, जीवन स्वतंत्र और बंधन दोनों का एक बहुत खूबसूरत तालमेल है, कम्युनिकेशन, बहुत तालमेल। बिल्कुल बिल्कुल। जिस जीवन में बंधन नहीं है और जिस जीवन में केवल स्वतंत्रता है, मेरा ऐसा मानना है वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी दलदल में फंसेगा, क्योंकि नुकसान देगा। आप इतने स्वतंत्र हैं, कोई आपको वैचारिक सहायता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप या ये कह लीजिए कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी का विचार लेना नहीं चाहते जी। पहले देखिए, कोई भी चीज परिवार में होती थी तो परिवार के 4 सदस्य बैठते थे, डिसाइड करते थे, तो उसमें 4 ओपिनियन मिलते थे, 4 विचार मिलते थे। फिर उन चारों विचारों को जो घर का बुजुर्ग या बड़ा होता था वो डिसाइड करता था कि कौन सा विचार सही है। आज बताइए, आज आप कौन सा बुजुर्ग, कहाँ का बुजुर्ग, कौन बड़ा कौन छोटा? बुजुर्ग शब्द तो उन युवाओं के बीच में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो सिर्फ वो बाल सफेद हो गए तो बुजुर्ग हो गया, अकल से या अपने अनुभव नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए। जी जी। अनुभव इसलिए नहीं चाहिए, वो समझते हैं उनको दुनिया का सारा ज्ञान आता है, और जो बची खुची कसर है वो गूगल बाबा ने, गूगल यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी। क्योंकि आप कोई भी चीज ले दीजिए, आप किसी चीज के बारे में पूछिए, एक नहीं आपको 10 ओपिनियन मिलेंगे। अब सवाल ये होता है, वो जो 10 ओपिनियन होते हैं उसमें से 1 या 2 ओपिनियन ही ट्रुथ होते हैं, सही होते हैं, और बाकी फेक होते हैं। अब उसमें ट्रुथ में और फेक में हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारा भी अनुभव नहीं है। हम भी तो जो यंगस्टर्स हैं उनका भी तो अपना अनुभव नहीं है, वो भी तो एक उम्र के साथ अनुभव आएगा, लेकिन वो उस उम्र तक रुकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आज ये सब कुछ हो जाए और किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। तो ये जो स्वतंत्रता, अत्यधिक स्वतंत्रता जो लोगों को मिल गई है, और इसके लिए जो हमारा हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एक परिस्थिति है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी गूगल से देखिए, मैं कल संडे को अपने पोते के साथ बैठा था, तो वो पोते से मैंने अपने ग्रैंडसन से पूछा, ऐसे ही मैं बात कर रहा था, पूछा तो उसने मुझे बताया कि टैटूज अगर शरीर पर हों उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं पता था। मेरे 8 साल के बच्चे को, 9-10 साल के बच्चे को, उसको पता था टैटू से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसको कहाँ से मिला है ज्ञान? उसके पापा ने तो नहीं बताया, उसकी मम्मी ने भी बताया, उसको ये ज्ञान इंटरनेट से ही मिला। अब ऐसे ज्ञान आप ले लीजिए, या और ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको ज्ञान की दिशा से भ्रमित करती हैं वो ले लीजिए। ये चॉइस तो आपकी है ना। और इसमें बहुत सारे चॉइस हमारे पेरेंट्स, जो हमारे नवांकुर जिन्हें आप कह रहे हैं, जो हमारे जिनकी अभी शादी हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने सब चीज़ देख लिया, उन्होंने देख लिया मोबाइल को से आपको जानकारी भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, और उसी मोबाइल से आपको एक्स्ट्रा भी होना पड़ता है। आप उसके मोबाइल से बर्बाद भी हो जाते हैं। अब आपको क्या होना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसको भी इतना ज्ञान नहीं है, उसको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको उसको सिखाना है। अब आप देखिए, ऐसा मैंने महसूस किया है कि आज बच्चे की माँ बहुत बिजी है, स्कूल से आई है या नौकरी से आई है, उसको टाइम नहीं है, उसको आराम करना है, क्योंकि उसको आराम करना है, उसके आराम में खलल ना पड़े, तो वो अपना मोबाइल अपने बच्चे को दे देती है, ये सोच के कि मोबाइल देखेगा तो बच्चा तो मेरे को आराम मिल जाएगा। अभी होता क्या है, उसी मोबाइल से बच्चे को उसकी हैबिट पड़ जाती है। आपको अपने थोड़े से आराम के लिए आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, मोबाइल बच्चे के हाथ में लग गया। अब मोबाइल क्या देख रहा है, क्योंकि आप तो सोए हुए हो, आप तो आराम कर रहे हो। अब क्या इसका अंजाम क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो आज के माता पिता हैं उनको भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा, और उसी दिशा में अगली हमारी जो पौध है, अगली जो पीढ़ी है, उसको तैयार करना पड़ेगा। वाह वाह रावत जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि हमें अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ी के पर ध्यान रखें, और ये गूगल बाबा भी कभी
पूरी तरह से सच नहीं बोलता है और सोशल मीडिया से भी कुछ बचकर रहना चाहिए। आपने तमाम सारे अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर किए और आपने अपना बेशकीमती समय ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपका और आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।